जी नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत घोड़ासहन को नगर पंचायत बनाए जाने को लेकर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी अभिजीत सिंह ने अपने श्रीपुर आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि घोड़ासहन प्रखंड में जिन गाँव एवं वार्ड को नगर पंचायत में शामिल किया गया है वह पूरी तरह से कृषि पर आधारित है और नगर पंचायत बनाए जाने से सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा। वहीं किसानों को जो 14वीं वित्तीय आयोग के तहत सब्सिडी मिलता था वह अब बंद हो जाएगा। वहीं मनरेगा का लाभ भी अब मजदूरों को नहीं मिलेगा। जिन पंचायत में लगभग 90% लोग गरीबी से रेखा से नीचे हैं एवं किसान हैं और आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं, उसे नगर पंचायत बनाकर घर के ऊपर, दुकान के ऊपर टैक्स वसूलने की सरकार तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज के अंदर जितनी योजनाएं हैं जिनका लाभ गरीब, किसान, मजदूर, विकलांग को मिलता है। साथ ही अभिजीत सिंह ने अपने बताया कि नगर पंचायत बनाने से किसानों को सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगा। जमीने के ऊपर स्टाम्प ड्यूटी ज़्यादा लगने की बात श्री सिंह ने बताया। कई नए तरीके के उलझन भर टैक्स स्टैम्प गरीब परिवारों को ऊपर सरकार लादने की कोशिश कर रही है। श्री सिंह ने इसे केवल एक राजनीतिक मुद्दा बताया। इसे सामाजिक सुधार में किसी प्रकार का लाभ गरीब, मजदूर, इंसान, किसान और छात्रों को तक नहीं पहुँचेगा। इस बात पर उन्होंने जोर दिया है ताकि श्री अभिजीत सिंह ने कहा कि अगर बदलना ही है तो ढाका विधानसभा के मूलभूत समस्याओं को बदला, जैसे कि फुलवड़िया घाट को बनना चाहिए, बस पड़ाव बननी चाहिए, जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं उन्हें स्टेट हाईवे में तब्दील करा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ढाका में एक नए महाविद्यालय की स्थापना को बात को भी दोहराया और वहीं उन्होंने अपने दादाजी के जन्मदिन के अवसर पर सैकड़ों गरीबों के बीच कंबल का वितरण भी किया। मोतिहारी सिटी संवाददाता नितेश वर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोरोना काल में आप लोग यहाँ आए हैं और मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। विरोध करने का मतलब, अगर सच्चाई को उजागर करना अगर विरोध है तो वो विरोध नहीं मानता हूँ। मैंने क्या कहा कि नगर पंचायत घोड़ासहन जो बन रहा है, जिसके अंदर कदमवा, श्रीपुर और पुरनहिया पंचायत के कुछ वार्ड को लिया गया है और घोड़ासहन उत्तरी के भी कुछ वार्ड को लिया गया है, जैसे महुआही जो एक गांव है पूरा का। मेरा इतना ही मानना है कि जो वार्डों को लेके किसी भी तरीके से राजनीतिक को सिद्ध करने के लिए किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक राजनीतिक और एक सामाजिक। तो ये राजनीतिक नीति के तहत इसको बनाया गया है। समाज के लोगों को क्या फ़ायदा होगा? किसान का 14वां वित्तीय आयोग रुक जाएगा, जो उसको ट्रैक्टर पर, हड़ामा पर, रोटावेटर पर सब्सिडी मिलता है वो रुक जाएगा। जो लोगों का नरेगा का जॉब कार्ड है वो रुक जाएगा। अगर जो छोटे व्यापारी हैं, हमारे यहाँ जीएसटी वाले कितने, जितने भी हैं लगभग घोड़ासहन में वो 40 लाख के नीचे हैं। 40 लाख से ऊपर तो बहुत कम है और वो अपने घरों में, अपने घरों के नीचे जो है एक रूम में दुकानदारी कर रहे हैं। अब उनको कमर्शियल टैक्स देना पड़ेगा, उनका बिजली का दर बढ़ जाएगा, ज़मीनों का स्टाम्प ड्यूटी बढ़ जाएगा। तो इन सच्चाइयों को अगर उजागर करना और लोगों को बताना कि ये कठिनाई आने वाली है, ये विपदा आने वाली है, अगर ये विरोध है तो विरोध सही। अगर नगर बनाना है, नगर पंचायत बनाना है, नगर पंचायत को क्यों बनाते हैं, या नगर निगम या नगर परिषद क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय वाले लोग हों, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरशाह लोग हों जो नौकरी करते हों। यहाँ तो किसानों का गांव है, यहाँ क्या साफ सफाई होगी? किसान तो खुद अपने दरवाजे की सफाई करता है। कि जो यहाँ का जो अर्थव्यवस्था है वो किसानी पर निर्भर है। 90% लोग जो है किसान हैं और बीपीएल धारी हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि वो सारे बीपीएल धारी हैं। अब उनसे टैक्स कैसे सरकार वसूलेगी? घर के ऊपर टैक्स होगा, दुकान के ऊपर टैक्स होगा, बिजली भी बिल दरें बढ़ जाएंगी, जो पानी जो जल नल से मिल रहा है उसकी दरें बढ़ जाएंगी। अगर सरकार कहती है कि मैं ऐसी कोई दरें नहीं बढ़ाऊंगा, कोई टैक्स नहीं लूँगा और आपको एडिशनल सुविधाएं, मतलब अतिरिक्त सुविधाएं दूंगा जो पंचायती राज में नहीं मिलती हैं, ऐसा कोई सुविधा बता दे सरकार जो नगर पंचायत बनने के बाद घोड़ासहन नागरिकों को कोई एडिशनल, मतलब अलग से कोई सुविधा मिलेगी। ऐसी कोई सुविधा तो नहीं है। सत्ता वाले विधायक जी, टैक्स बढ़ेगा लोगों पर, कुछ नया नहीं आएगा, सरकारी बोझ बढ़ेगा। आप सभी लोग प्रेस के बंधु हैं, अगर इसी में से किसी को कंपनी कहती है कि आप चीफ एडिटर हो जाइए और आपकी तनख्वाह ना बढ़ाई जाए और आपका टीडीएस डबल काट लिया जाए, आप करेंगे वो नौकरी? यही तो सरकार कर रही है। सुविधाएं सीमित कर दे रही हैं, सुविधाएं कम हो जा रही हैं, योजनाएं कम हो जा रही हैं और आपको टैक्स का पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है। और जहाँ तक आपने कहा सत्ता में तो जो लोग रहते हैं वो तो पीठ थपथपाते ही हैं, उनका काम ही है पीठ थपथपाना। और मैं सड़क पे हूँ, मैं सदन में नहीं हूँ, मैं किसी पार्टिकुलर इंसान का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी विचारधारा, उनकी नीयत का विरोध कर रहा हूँ। क्या घोड़ासहन में बस स्टैंड नहीं होना चाहिए?
सरकारी बस स्टॉप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ढाका में बस स्टॉप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फुलवरिया घाट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? घोड़ासान में जो रैक पॉइंट बनना चाहिए था वो ढेंग क्यों चला गया? कोई पूछने वाला नहीं है। घोड़ासान एक आदर्श स्टेशन था, वहाँ ट्रेनों की आवाजाही क्यों नहीं होती है? ये कोई सवाल नहीं उठाता है सदन में। सदन में आप सवाल उठाते हैं हमें एयरपोर्ट चाहिए। हमारे घोड़ासान ढाका विधानसभा के कितने लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं बताएं विधायक जी? अभिजीत सिंह सर की जब उनकी सुरक्षा में लैप्सेस हुआ, मैंने कहा सुरक्षा में लैप्सेस नहीं होना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। पहली बात, सुरक्षा में लैप्सेस नहीं होने चाहिए। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है किसी भी कारण से, वो जो भी फेल्योर हो, वो सेंट्रल का फेल्योर हो, सबसे बड़ी बात है कि जहां वो फेल्योर हुआ है, आज से 6 महीने 4 महीने पहले अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, जो तड़ीपार गृह मंत्री हैं, जिनके ऊपर 307 और 302 का मुकदमा हो चुका हो, वो आदमी कहता है कि 50 किलोमीटर के रेडियस में बीएसएफ के कंट्रोल में पंजाब रहेगा। और प्रधानमंत्री की गाड़ी कहाँ रुकी हुई थी? एसपीजी क्या कर रही थी? कई सवाल हैं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है, और जो लैप्सेस हुए हैं उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और बीजेपी के जो होम मिनिस्टर हैं, तड़ीपार होम मिनिस्टर, उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री में सुरक्षित नहीं हो, पाकिस्तान चला जाए, तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि ऐसे बयान उनको देना चाहिए। उनका बयान ही तो सबसे बड़ा विस्फोट है ना। अगर लैप्सेस हुए, क्या इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, क्या उनके लिए सड़कें नहीं रोकी गई? जब प्रधानमंत्री खुद अपने संसदीय क्षेत्र में लंका गेट पर बीएचयू की लड़कियां, हमारी बेटियां जब उनका रास्ता रोकती हैं और जोगी जी के राज में, तब उनके जान को खतरा नहीं होता है? जब वो करोड़ बाग जाते हैं, दिल्ली के ट्रैफिक में 20 मिनट रुकते हैं तो फोटो भेजते हैं कितना अच्छा प्रधानमंत्री में ट्रैफिक में रुका, तो खुद वो सवाल खड़े कर रहे हैं, जो कि सवाल उनको नहीं खड़े करने चाहिए थे कि हम टैक्स सरकार को दे सकें। हमारी व्यवस्था अभी भौगोलिक रूप से और आर्थिक रूप से हम सक्षम नहीं हैं। जब हम सक्षम हो जाएंगे, हमसे टैक्स आप लीजिएगा, हमें सुविधाएं दीजिएगा। लेकिन एक सुविधा आपको बतानी होगी जो नगर पंचायत में मिलती हो और पंचायती राज में ना मिलता हो। ऐसा कौन सी सुविधा हमको आप देंगे, अतिरिक्त सुविधा? सर अभी आज से कहाँ है कानून व्यवस्था? तो शराबबंदी के ऊपर लगी हुई है। बिहार में कानून व्यवस्था क्या है? अभी ढाका में एक वार्ड साहब के भाई को गोली मार दिया गया, चैनपुर में 7 लोगों की हत्या हो चुकी है पंचायती राज चुनाव के बाद। तो कानून व्यवस्था का है? कानून व्यवस्था तो सिर्फ है कि जो गरीब मजदूर, ठेला वाला, रिक्शा वाला, दलित, महादलित, मिडिल क्लास का परिवार का लोग अगर कहीं शराब गलती से पी ले रहा है तो उसको थाने में बंद कर दो। लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है कि शराब की आपूर्ति बिहार में कौन करा रहा है। हमारे अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी ने 68 लोगों का नाम दिया था, सूची दी थी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 बार एमपी रहे, 1 बार विधायक रहे, उनकी बात का संज्ञान नहीं ले रही है सरकार। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का हेलीकॉप्टर का खर्चा शराब माफिया और बालू माफिया और दवाई माफिया, अभी देखिए कोरोना का तीसरी लहर आ चुकी है, बहुत बड़ा फंड इन्वेस्ट हुआ, लेकिन कहीं धरातल पे बताइए घोड़ासान ढाका में कै गो एम्बुलेंस है? घोड़ासान ढाका में हॉस्पिटल में कै गो एम्बुलेंस है? आज अगर कोरोना विस्फोट हो जाए घोड़ासान ढाका में, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते हैं आप। एक चीज़ जो है, अरे आदरणीय दादाजी का जन्म दिवस है, वो 88 साल के हो गए हैं। और आपने देखा होगा जब पप्पू यादव जी का भी जन्मदिन था तो हम लोगों ने कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा था, और आज भी वही कंबल वितरण का कार्यक्रम है। और सिर्फ मकसद मेरा किसी को विरोध करके किसी के ऊपर उंगली उठाना नहीं है। मुझे आपको जगाना है। मैं सड़क पे हूँ, मैं सदन में नहीं हूँ। मुझे लोगों को बताना है कि ये काम करेंगे तो अच्छा होगा। प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से ये सोच नहीं पा रहे हैं कि उन्हें पहले पार्लियामेंट नया चाहिए, नया हवाई जहाज चाहिए, कि नई 12 करोड़ की मर्सिडीज चाहिए, कि पहले किसान के घर में पैसे चाहिए। इसका निर्णय प्रधानमंत्री जी को भी लेना चाहिए कि पहले हम किसानों का केसीसी कर लें। आज धान अधिप्राप्ति हो रहा है पूरे बिहार में। मुझे बताइए, पिछले बार 2.5% हुआ था, इस बार लगभग 2% से कम होगा। सिर्फ आप ये कह देते हो कि नहीं, हमने एक संस्था को दे दिया खरीदने के लिए। मैं कहता हूँ आप मंडियाँ खोल दो। आपने आज से 16 साल पहले मंडी बंद करी थी, क्यों बंद कर दिया मंडी? आप इतने किसान के अगर हमदर्द हो, मंडी खोल दो, हमें जहाँ मन करेगा वहाँ बेचेंगे। एमएसपी गारंटी कर दो हमें कि एमएसपी से नीचे अगर कोई भी मेरा धान लेता है, मेरी गेहूँ लेता है, कोई मेरा मक्का लेता है, कोई भी अगर उपजाया हुआ चीज़ लेता है तो आप उसके ऊपर जो है कार्रवाई होगी। क्यों नहीं करते हैं आप?
सरकार केवल अभी उसना चावल ही खरीद रही है। देखिए ना, आप खुद देख लीजिए, ये कौन सा स्टंट है? मतलब हम गरीब हैं तो हम उसना ही लेंगे, उसना ही खाएंगे। आप कह रहे हो कि नहीं हम पीडीएस में सिर्फ उसना देंगे। ये क्या मतलब है? ये तो कहीं ना कहीं आप वैक्यूम एक जगह देते हो कि चीज़ें ना हो, हैपन ना हो। सिर्फ पेपरों में लिखने से, कागज़ में लिखने से सरकार नहीं चलती। धरातल पे काम करना होगा। और आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रेशर पॉलिटिक्स के शिकार हो गए हैं। हम लोगों ने कई दफ़ा कहा है कि आप से अगर नहीं चल रही है सरकार तो आप सरकार से गठबंधन से अलग हो जाएं। आज बात हो रही है कि हम लोग हमें विशेष राज चाहिए। विशेष राज अभी हॉट केक बना हुआ है नीतीश जी का। और जातीय जनगणना, मैं कहता हूं जातीय जनगणना करा के सिर्फ आप ये पोस्टर में छपवा दोगे कि फलाने जात का इतना तो मेरा मुख्यमंत्री, इससे काम नहीं चलेगा। जातीय जनगणना कराइए और जिस जाति के सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको पढ़ाइए, जिनके जाति के सबसे कम लोग नौकरी में हैं उनको नौकरी दिलवाइए। सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि मेरा जात का मुख्यमंत्री बनेगा और मेरे जात का मंत्री बनेगा। इस परिभाषा को बंद करना होगा भारतीय राजनीति में। आपने एक नया सवाल को नीतीश जी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पहले उनको बताना चाहिए था कि उस समय दारू के ठेके बिहार में कितने थे और एक्साइज की ड्यूटी कितनी आती थी। 2016 में जब उन्होंने बंद किया, के पाठक के निर्देश पर, जो दिल्ली में पोस्टेड थे उनको बुलाया गया और उन्होंने समझाया कि इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि 4000 करोड़ सरकार को रेवेन्यू आ रहा है। और उन्होंने एक फार्मूला बताया कि 8000 करोड़ की हम पैरेलल इकोनॉमी कमा सकते हैं। ये कमाई का जरिया हुआ। आप जब बंद किए 16 में तो आपके कितने ठेके थे, कितनी रेवेन्यू थी? उन ठेकों को बढ़ाया कौन 15 साल में? पंचायत तक ठेके खुलवाए किसने? पहले पिलाते हो फिर बंद करा के जेल भेजते हो। आज जेल की जहां कैपेसिटी 25,000 है वहां आज 1-1 लाख लोग बंद हैं। 6.5 लाख परिवार के ऊपर आज केस दर्ज है। वो 6 लाख जो लोग हैं थाने से लेके और कोर्ट कचहरी तक अपना खेत तक गिरवी रख के बेच के साहूकार से पैसे लेकर केस लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार को जवाब देना हो चाहिए। अभी हमारी करनी है तो शराब आपूर्ति करक को पहले पकड़ना होगा। नहीं, गुजरात देखिए मेन सवाल ये नहीं है, मतलब शराबबंदी से आप शराबबंदी के पक्ष में है कि जो अभी स्टैंड है, जो अभी स्थिति है, 6 लाख लोगों के ऊपर केस दर्ज है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा कहना है कि शराबबंदी करने का जो तरीका नीतीश जी ने अपनाया है वो फेल्योर है। गुजरात में भी शराब बंद है, गांधी का नगर है वो, लेकिन वहाँ आपूर्ति कारक जेल जाते हैं, पीने वाले जेल नहीं जाते। आप पूरे भारत का शराब बंद करा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? बंद करा दीजिए पूरे भारत में शराब। जो दिल्ली जा रहा है किसी काम से वो शराब पी ले रहा है, यहाँ आ रहा है तो आपने कहा कि शराब पीने वाला बिहार में नहीं आएगा। शराब पीने वाला बिहार में नहीं आएगा, तो जो लोग शराब पीते हैं वो बिहार ना आए। अच्छी बात है बिहार ना आए, लेकिन बिहार में शराब निकल कहाँ से रहा है? झारखंड और यूपी में फैक्ट्रीज किसकी हैं? किनका पैसा लगा हुआ है? ये नीतीश जी कब बताएंगे? अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी का एक बयान, लेकिन डीजीपी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। आपको एक बात मैं और बताता हूँ, विधानसभा में शराब निकला तो किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी तय हुई? आज मेरे घर से शराब निकलेगा तो मुझे जेल, मेरी दुकान से शराब निकलेगा तो मुझे जेल। तो विधानसभा से शराब निकला तो मुख्यमंत्री को जेल क्यों नहीं? विधानसभा के जो अध्यक्ष है उनको अभी तक क्यों नहीं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ? शराब जिसके भी भवन से निकलेगा उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा। ये एक्ट है तो अभी तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? राजस्व मंत्री मुजफ्फरपुर के उनके भाई के स्कूल से शराब निकला, उनका भाई अभी भी घूम रहा है। सर शराबबंदी के भी कह रहे हैं ना कि शराब कौन सी बंदी हुई? आपको समझाने वाले ने समझाया कि आप 400 करोड़ सरकार को आ रहा है, मैं 800 करोड़ आपको दे रहा हूँ। आज बालू का रेट इतना क्यों ऊंचा हो गया? अभी कोरोना आ रहा है, आप देखिएगा कि ऑक्सीजन और दवाइयों की किल्लत इस बार भी होगी। मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूं कि दिक्कतें आज भी होंगी, क्योंकि सरकार ये दिक्कत क्रिएट करती है, ये वैक्यूम क्रिएट करती है दवाई माफियाओं को पैसा कमाने के लिए। उठा जाओ।
ऐसा ही